हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का प्रकाश का परावर्तन। और अभी तक हमने इससे पहले 3 लेक्चर कंटिन्यू किया है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को लेके आ चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ाई किया था पिछले वीडियो लेक्चर में, एक दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख किस प्रकार खींचते हैं उसको हमने समझा था। और आपने उसको अच्छी तक तरह से समझ लिया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या उपलब्ध है। तो आइए आज के इस लेक्चर में देख लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोग को, उसके बाद उत्तल दर्पण के उपयोग को, फिर दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होती है इसको हम लोग समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र को समझेंगे और उसके बाद आवर्धन को समझेंगे। तो इतने 5 टॉपिक्स को आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है। और उसके बाद ऐसे दर्पण में जो सूत्र है यहाँ पे सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और इसका प्रूफ जो है अगले 1-2 वीडियो लेक्चर में वो आपको बताया जाएगा। तो आपको बस बने रहना है, इस वीडियो के एंड तक देखना है और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज कि हम लोग अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। तो देखिए, हमारे पास आप देख सकते हो कि अवतल दर्पण जो होता है कुछ इस शेप का होता है। आपको पता है वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी हुई होती है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो हम लोग करते हैं हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण मतलब हम लोग सेविंग करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग सेविंग करते हैं तो आपका जो चेहरा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए। ताकि इससे होता क्या है कि आपको पता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रहती है तो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और वो भी क्या होता है कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जब आप सेविंग करते हो और अपना फेस रखते हो ध्रुव और फोकस के बीच में, तो उस कंडीशन में आपकी जो दाढ़ी है उसका जो साइज होता है वो इनलार्ज होता है, बड़ा बड़ा होता है, अच्छे से वो दिख पाता है, क्लियर दिख पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण का हजामती दर्पण के रूप में। ठीक है, दूसरा आप देखोगे जो वाहन का हेडलाइट ये सब होता है ना, वाहन का हेडलाइट में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं परावर्तक के रूप में। ठीक है, जो रिफ्लेक्टर होता है वो अवतल डिजाइन का रहता है। हालांकि आजकल जो आ गया है आज बहुत सारा रिसर्च किया हो रहता है, तो एग्जैक्ट अवतल दर्पण कहना सही नहीं होगा। फिर भी आप कह सकते हो कि हम लोग वाहनों के हेडलाइट में यूज करते हैं। डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच करने के लिए। आप एक पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। या कई बार क्या होता है, डॉक्टर यहाँ पे एक टॉर्च लगाते हैं अंदर देखने के लिए, तो वहां पे भी रिफ्लेक्टर जो लगा होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, सौर भट्टी, सौर कुकर, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा को एक जगह केंद्रित करने के लिए, है ना। हम लोग यहाँ पे जो ये बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे ये क्या होगा, इस दर्पण के फोकस पे होगा ताकि सारा जो लाइट रे है वो इसी पे आके पड़े, है ना। तो ये अवतल दर्पण क्या कर रहा है, इस किरण को, है ना, सौर सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो इतना सारा उपयोग है अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग को देखते हैं। उत्तल दर्पण का जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइड मिरर के रूप में। वाहनों में अगर आप देखेंगे तो जो इस पे लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यहाँ पे उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। इसमें होता क्या है कि इसका जो अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र कहने का क्या मतलब है, तो आप देखोगे क्या, जैसे एक मान लीजिए कि उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये लगभग इधर से लेके इधर का जितना, इस एरिया का जितना भी वस्तु रहेगा ना, सारे का जो चित्र है इसमें, मतलब प्रतिबिंब इसमें बनेगा, तो इतना सारा एरिया कवर करेगा। अगर यही अवतल दर्पण होता
तो ये क्या करता, कुछ इधर से इतना ही एरिया का ये कवर कर पाता। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं वाहनों में साइड मिरर के रूप में, ताकि वो बहुत बड़े एरिया को पीछे दिखा पाए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि उत्तल दर्पण में होता क्या है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब आभासी होता है और वो वस्तु से छोटा बनता है। तो आप देखिएगा कि इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना वो सब छोटा होगा। इस पे लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब है कि जो चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, जितनी दूरी पे दिखाई दे रही है दर्पण से, एक्चुअल में उससे ज्यादा करीब है आपके, है ना। तो इसका ये विशेषता है ना, कि ये ज्यादा अगर एरिया कवर कर रहा है तो ये भी कर रहा है कि क्या कर रहा है, जितनी दूरी पे है उससे कम, मतलब उससे ज्यादा दूरी पे उसको दिखा रहा है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं क्या, वाहनों में साइड मिरर के रूप में। दूसरा आप यूज देख सकते हो, ये कहीं कहीं पे लगाया जाता है जहां पे क्या होता है, शार्प टर्न होता है रोड पे, अगर अचानक से घुमाव आ गया है तो वहां पे कई बार क्या किया जाता है, सामने से दूसरी ओर से जो वाहन आ रहे हैं उसको दिखाने के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ खास बहुत ज्यादा इसका उपयोग है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है चिन्ह परिपाटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार लगभग इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है, या फिर आप न्यूमेरिकल बना रहे हो तो उस समय भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। बिना चिन्ह परिपाटी को समझे आप इससे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो अच्छे से आप एकदम अलर्ट होके इसको सीख लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक आप जरूर ये पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, हम लोग एक ऐसे संख्या रेखा बनाते हैं और संख्या रेखा में क्या होता है, यहाँ पे एक 0 होता है और इधर से हम लोग इधर की ओर धनात्मक संख्या लिखते हैं और इधर की ओर जो है वो ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। ये आप जरूर पढ़े होंगे, ये लगभग 5, 6, 7 से ही ये हो जाता है, पढ़ाया जाता है। और आप अगर 9th 8th पे आएंगे, कोऑर्डिनेट नियामक ज्यामिति पढ़िएगा, तो एक और आपको यहाँ पे अक्ष बनाया जाता है। इसको जनरली हम लोग एक्स अक्ष के रूप में यूज करते हैं, एक्स एक्स डैश, और यहाँ पे वाई और वाई डैश आता है। तो आपको ये भी पता होगा कि इससे ऊपर की ओर जाते हैं तो इधर की ओर धनात्मक संख्याएं ली जाती हैं और नीचे की ओर क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं ली जाती है। ठीक है, तो यही सिर्फ सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी किया गया है। बस ये जो है ये मूल बिंदु जिसको बोला जाता है, दोनों का जो कटान बिंदु है उसको क्या कहा जाता है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये मूल बिंदु जो रहता है यहाँ दर्पण की स्थिति में कहाँ रहता है, तो दर्पण की कंडीशन में ये रहता है हमारे ध्रुव पे। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो ध्रुव है वही क्या करता है, मूल बिंदु की तरह काम कर रहा है हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सारी जो दूरी होगी वो कहाँ से मापी जाएंगी, तो ये इस ध्रुव से मापी जाएगी। आप चाहे उत्तल दर्पण लो या फिर अवतल दर्पण लो, सारी दूरियां जो है कहाँ से मापी जाती हैं, उसके ध्रुव से मापी जाती हैं। और जब आप इधर की ओर जाते हैं, है ना, इधर की ओर जाना, कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि दर्पण ऐसे इस टाइप से है आ रहा है, कई बार ऐसे भी ड्रॉ किया हो सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपतित प्रकाश की दिशा में अगर आप जाते हो ना, तो जो दूरी है वो धनात्मक मानी जाएगी। जैसे आपतित प्रकाश कैसे होगी, इधर से ये आपतित प्रकाश की दिशा है। ठीक है, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आपको क्या करना है, आपतित प्रकाश की दिशा को देखना है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरी तय होगी वो क्या होगी, वो धनात्मक मानी जाएगी। तो आपतित कहाँ से, मूल बिंदु से, है ना, यहाँ से आपतित प्रकाश की दिशा में धनात्मक होगा और इधर की ओर उसके विपरीत दिशा में आएंगे तो जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक मानी जाती है। ये जो मुख्य अक्ष है इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो दूरी जो होगी वो धनात्मक मानी जाएगी और नीचे की ओर जो है वो दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं, है ना। हम लोग जितना भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें इसके हिसाब से ही हम लोग इसका ध्यान रखते हुए हम लोग जो है वैल्यू लेते हैं, या फिर हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ये इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग क्या कर पाए कि कैलकुलेशन करके हम लोग ये पता लगा पाए कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्या कर पाए हम लोग, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम लोग को केवल वैल्यू दिया रहेगा कि इतनी दूरी पे रखा हुआ है, बताइए कि
आखिर उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, है ना। तो उस समय एक तो हमारे पास दो ऑप्शन है हमारे पास, जब हम लोग को वस्तु का प्रतिबिंब पता करना रहता है। एक है हमारे पास कि हम लोग किरण आरेख खींचे और उसके बाद हम लोग पता करें, लेकिन किरण आरेख उतना एक्यूरेटली खींचना हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन का सहारा लेते हैं, और कैलकुलेशन में हम लोग जितना भी वैल्यू यूज करेंगे, पुट करेंगे, वो सारे वैल्यू जो है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखने से हमारा जो है कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर जो है हमको सही मिलेगा। इसलिए ये सिस्टम डिजाइन किया गया है ना। तो क्या है कि हम लोग जितना भी वैल्यू पुट करेंगे ना हमारे कैलकुलेशन में, वो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। एकदम बहुत ज्यादा से मतलब जरूरी है, एकदम मस्ट है, ठीक है। और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग को किन किन चीजों का ध्यान रखना है चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो इनको देख लेते हैं। तो आप देखिएगा क्या कि अगर आप देखें तो एक अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा, फोकस हम लोग कहाँ से मापेंगे, यहाँ से फोकस के बीच की दूरी, जहां भी फोकस होगा तो फोकस दूरी क्या होगा, इधर की ओर हम लोग मापेंगे। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी और उसका वक्रता त्रिज्या भी इधर ही मापा जाएगा, तो दोनों का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो जब भी आपको कैलकुलेशन करना है ना, आपको दिया जाए कि एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको फोकस दूरी को एफ से लिखा जाता है, तो उसका वैल्यू जो है -10 सेंटीमीटर लेना पड़े, ठीक है। और उसका वक्रता त्रिज्या अगर दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर है, तो आपको आर का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, -20 सेंटीमीटर लेना होगा, है ना। ये है मतलब यूज चिन्ह परिपाटी का, है ना। अगर आप कैलकुलेशन करके ला रहे हो, ऐसा भी कई बार पॉसिबल होगा कि आपको फोकस दूरी का जो है मान निकालना है, तो आप जब कैलकुलेशन करके अवतल दर्पण का फोकस दूरी निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू जो है वो निगेटिव आना चाहिए। अगर आप वक्रता त्रिज्या का मान निकाल रहे हो, तो उसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए, निगेटिव आना ही चाहिए, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, ठीक है। तो क्या देखेंगे, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इधर होगी, फोकस दूरी इधर होगा, है ना। तो क्या होगा कि दोनों का जो होगा वैल्यू पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। आप देखेंगे आगे चल के कि वस्तु दूरी होता है, तो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने इसी साइड रखा जाएगा, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, तो वस्तु दूरी का चिन्ह जो होगा हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। क्योंकि वस्तु हमेशा सामने रखा जाता है दर्पण के, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। वस्तु दूरी किसे कहते हैं, ये ध्रुव से जो वस्तु रखी गई है, जिसका भी प्रतिबिंब बनना है ना, वहां से ध्रुव से वस्तु की दूरी, है ना, इस अक्ष पे जो भी है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु दूरी कहेंगे। प्रतिबिंब दूरी किसको कहेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे प्रतिबिंब बनना, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो ये दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। यहाँ से ये जो लेंथ है ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, और वस्तु दूरी जो है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक होगा, है ना। वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखते हैं। वस्तु की ऊंचाई, कई बार इसका भी जरूरत पड़ता है, आगे चल के जब हम आवर्धन पढ़ेंगे तो हम लोग और ज्यादा इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। वस्तु की ऊंचाई क्या है, तो इसका जो हाइट होगा, है ना, यहाँ से, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई। और इधर जो ये जो हुआ इसकी लंबाई क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर ये प्रतिबिंब है तो, ठीक है। अगर ये वस्तु है तो इसकी जो लंबाई है वो वस्तु की ऊंचाई कहलाएगी, और ये प्रतिबिंब है तो इसकी ऊंचाई जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई कहलाएगी। आप देखेंगे कि ऊपर की ओर है अगर वस्तु की ऊंचाई तो पॉजिटिव लेंगे, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है तो उसकी ऊंचाई को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये सब इन सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, मतलब जो भी न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, उनको हल करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना किरण आरेख खींचे हम लोग किसी वस्तु की प्रकृति, उसका स्थान, है ना, जो भी आप अभी किरण आरेख के द्वारा दिखे हो उन सब के बारे में आप पता कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है आपको चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब है क्या, दर्पण सूत्र, है ना। दर्पण सूत्र किसको कहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एक फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/c,
F, इसी सूत्र को कहा जाता है दर्पण सूत्र। प्रूफ करना हम लोग बाद में देखने वाले हैं, क्योंकि एक आध बार जो है ऐसा हुआ है हाल फिलहाल में कि इसको भी प्रूफ करना पूछा गया है, तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्रुव से बिंब, बिंब किसको कहा जाता है? वस्तु को। ठीक है, बिंब को क्या कहा जाता है? बिंब को वस्तु भी कहा जाता है, या वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। ठीक है, बिंब और प्रतिबिंब। ठीक है, तो ध्रुव से बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग कैसे से लिखते हैं? u से लिख रहे हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिख रहे हैं, और मुख्य फोकस की दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं। इसके बीच संबंध को निम्न तरीके से दर्शाया जाता है। कौन सा है रिलेशन? 1/v + 1/u = 1/f, और इसी सूत्र को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। फिर से मैं बता दूं क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। v जो है वो प्रतिबिंब दूरी है, u जो है वस्तु दूरी है, और f जो है वो फोकस दूरी है। ठीक है, इन तीनों के बीच जो संबंध है ये दर्पण सूत्र कहलाता है। ठीक है, और इस संबंध की सहायता से हम लोग इन तीनों में से कोई दो दिया रहेगा तो तीसरे का मान जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी वैल्यू आप रखेंगे तो आपको हमेशा चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही इसमें वैल्यू को रखना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये जो फॉर्मूला होता है सभी प्रकार के जो गोलीय दर्पण हैं उसके लिए मान्य है, और बिंब की सभी स्थितियों के लिए, मतलब वस्तु कहीं पे भी रखी हो उस सब के लिए हम लोग इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देख सकते हैं वस्तु दूरी किसे कहते हैं, आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है, इसे u से सूचित करते हैं। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा, है ना, इस चीज पे आप गौर करेंगे, हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है ना। u का वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होगा। अगर आपको पहले से दिया हुआ है u का वैल्यू तो आपको माइनस में उसको लेना है। अगर u का वैल्यू आप कैलकुलेट करके ला रहे हो तो उसका आपका वैल्यू जो आना चाहिए वो निगेटिव आना ही आना चाहिए। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। प्रतिबिंब दूरी जो है, प्रतिबिंब दूरी जो है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, है ना। सब में बिंदु नहीं है, आप खुद से देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो टाइपिंग में आप उसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। इसको संकेत v से लिखा जाता है। ठीक है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वास्तविक जब प्रतिबिंब बनेगा, है ना, इस प्रकार से आप देखेंगे कि वास्तविक जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब किधर बनता है? दर्पण के सामने, है ना, इस पार में बनेगा। तो इस समय क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी होगा ऋणात्मक। और जब प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा, है ना, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर आपको पहले से पता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो आपको जो प्रतिबिंब दूरी आना चाहिए, है ना, या आपको अगर दिया हुआ है प्रतिबिंब दूरी तो आपको माइनस में लेना है। अगर आपको ये पहले से पता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो ठीक है। और अगर आपको ये पता है कि वास्तविक नहीं बन के प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो आपको प्रतिबिंब दूरी क्या करना है? धनात्मक लेना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिबिंब जो होगा आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बने। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कि अगर क्लियर नहीं हो कि कहाँ पे बनेगा तो आपको प्लस माइनस दोनों साइन लेके चलना है ना। अगर वास्तविक है कि आभासी है इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं हो, या जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आपको ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, तो आपको प्रतिबिंब जो है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों चिन्ह उसमें लेके चलना है ना। अगर आप कैलकुलेशन करके ला रहे हो, है ना, पहले से कुछ वैल्यू ऐसा दिया हुआ है जिससे हम लोग को प्रतिबिंब वैल्यू दूरी का मान निकालना है, तो आपको जो है प्रतिबिंब दूरी का मान अगर निगेटिव आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। अगर प्रतिबिंब दूरी का मान अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है आभासी बन रहा है। तो हम लोग चिन्ह देख के भी हम लोग कई बार ये अनुमान लगा सकते हैं या पता कर सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है आप हमें जरूर कमेंट करके पूछ लें, है ना। चलिए
देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए गए हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अभी मैंने बताया। आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी जो होगा धनात्मक होगा, है ना, क्योंकि इस पार बनेगा। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसमें प्रतिबिंब दूरी धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसमें हम प्रतिबिंब दूरी जो होगा हमेशा धनात्मक होगा, है ना। ये सब ऐसे पॉइंट है जिनमें से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आगे चल के हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, तो आपको ये सब चीजें या आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इससे ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए, तो दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियो सब में देखने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं, पढ़ते हैं आवर्धन को। आवर्धन किसे कहते हैं? तो आवर्धन का जो अगर आप डेफिनेशन देखें तो आवर्धन किसे कहते हैं, तो किसी मतलब जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, है ना। अगर आप डेफिनेशन देखें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। लिखते हैं इसको m से, क्योंकि m फॉर मैग्निफिकेशन होता है। मान लीजिए कि हम लोग HO से हम लोग लिख रहे हैं वस्तु की ऊंचाई को, और HI से प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिख रहे हैं, तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा ये, या आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। देखिए अब इसका क्या मतलब, मान लीजिए कि आवर्धन का हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर तो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ही क्यों रहे हैं, है ना। तो आपको ये बताता है, आवर्धन ये बताता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वस्तु की तुलना में कितना उसका लंबाई जो है बढ़ा या घटा या समान रहा, है ना। मान लीजिए कि ऐसा होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई m का वैल्यू 1 से बड़ा कब आएगा। देखिए m का वैल्यू जो है 1 से बड़ा आया, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो वस्तु की ऊंचाई से क्या होगा, बड़ा है। ठीक है, m का वैल्यू अगर बड़ा आ रहा है 1 से, तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है हमारा बड़ा बन रहा है वस्तु की तुलना में। अगर m का वैल्यू 1 आ रहा है ना, 1 कब आएगा, जब दोनों का वैल्यू सेम होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो है प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है, HI से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है ना, वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। अगर m का वैल्यू जो है वो छोटा आ जा रहा है 1 से, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है हमारे वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है ना। आप लिंक करने का प्रयास कीजिए, है ना, क्या हो रहा है। आवर्धन क्या बता रहा है हम लोग को, आवर्धन इस काम आ रहा है कि आखिर जो वस्तु का जो ऊंचाई है ना, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसमें क्या संबंध है, यही बता रहा है ना। आप m के वैल्यू को नोटिस कीजिए, अगर वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है जितना ज्यादा बड़ा होगा प्रतिबिंब उतना ज्यादा बड़ा बन रहा है ना, वस्तु की तुलना में। m का वैल्यू अगर 1 के बराबर है, मतलब दोनों का हाइट बराबर है, और ये छोटा है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की तुलना में छोटा बन रहा है। उसका वैल्यू फिर डिसाइड करेगा कि कितना छोटा बन रहा है या कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, आवर्धन का एक और सूत्र यूज किया जाता है, m इक्वल्स माइनस भी बाई यू, है ना। m बराबर क्या होता है, माइनस भी बाई यू, जहां v जो है प्रतिबिंब दूरी है और u वस्तु दूरी है। ये आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, हालांकि पूछा नहीं जाता है, मैं बहुत ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, क्या है, माइनस भी बाई यू। इसका भी इस्तेमाल हम लोग को पढ़ने वाले हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आंकिक प्रश्न को हल करोगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक समझ में आ गया होगा। ये जो है इसको आप मैथमेटिकली इसको रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है, मैं नहीं बताना चाहूंगा इस पे, क्योंकि अभी हमारी जरूरत का है नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आवर्धन से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। आवर्धन यह बताता है कि वस्तु की ऊंचाई की तुलना में प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी गुनी है,
m का मान ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है ना। m का वैल्यू अगर माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, माइनस कब होगा, है ना, जब प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लीजिए कि प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, वस्तु ऐसे रखा हुआ है ना, तो एक का जो होगा धनात्मक होगा, इसका जो हाइट होगा वो ऋणात्मक होगा, है ना, एक दूसरे के उल्टा है तभी तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, और दोनों में से कोई एक धनात्मक या ऋणात्मक होगा तो ओवरऑल m का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, है ना। तो निगेटिव आ जाएगा तो ये कब होता है, ये सिचुएशन कब होता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे कब होता है, जब प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है तो, है ना। उल्टा एक दूसरे के कब बनेगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो इसका मतलब ये है कि m का वैल्यू निगेटिव अगर कहीं पे है तो ये बताता है कि हम लोग को प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है, इसका हम लोग को आइडिया ये देता है ना। m का वैल्यू ऋणात्मक मतलब क्या, प्रतिबिंब जो है वो क्या है, वास्तविक है। तो अगर आपको पहले से पता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और m का कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो आप उसमें माइनस साइन लगा के m का वैल्यू लेंगे। और अगर ऐसा है कि आप जब कैलकुलेट कर रहे हो, m का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो और जब आपको पता चल जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो m का वैल्यू माइनस में आना ही चाहिए। अगर माइनस में नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, ठीक है। m का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों का या तो नीचे हो या दोनों ऊपर हो, मतलब एक ही साइड हो, वस्तु की तुलना में जो है प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक ही दिशा में हो, तो उस कंडीशन में m का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, है कि नहीं। तो m का वैल्यू अगर प्लस में आ रहा है, m का वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका ये दिखा रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो क्या है, आभासी या काल्पनिक है, ठीक है। तो अगर आपको पहले से दिया है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और m का वैल्यू इतना है तो आपको m का वैल्यू प्लस में लेना है। और अगर कैलकुलेशन करके आप ला रहे हो, है ना, तो वैल्यू पहले से बहुत सारा दिया हुआ है और m का वैल्यू आप निकाल रहे हो और ये पता है कि प्रतिबिंब का क्या है, आभासी है, तो m का वैल्यू प्लस में आना चाहिए, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप बहुत ही एक्सपर्ट हो सकते हैं इस फील्ड में और आगे चल के आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या और कुछ है क्या आज के इस लेक्चर में। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि क्या है, हमारे इसी चैनल पे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर जो है आप ही के क्लास के उपलब्ध हो जाएंगे, है ना, मिलने वाले हैं। तो आप आसानी से जाके सर्च कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आपको हमने पूरा प्रयास हमारा ये होगा कि आपको इतना बता दिया जाए कि आपको बहुत ज़्यादा फिर वीडियो देखने के बाद प्रयास करने की ज़रूरत ना हो। तो आप ज़रूर से ज़रूर जाके सर्च करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर अभी तक आपने ना किया हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपसे अब जल्दी ही मिलेंगे। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अगला जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो सेशन है वो उसमें मज़ा आया होगा, आपको सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। तो मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप एक बार रिवीजन कर लें, अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।